पिछले दिन सांकरी गांव पहुंचते पहुंचते बहुत अंधेरा हो गया था। इस कारण हम उस जगह को नहीं देख पाए जहां हम रात को रुके थे। सुबह उठकर जब पहली बार गांव को देखा तो पूरी घाटी और पहाड़ को बादलों ने ढक रखा था। घने बादलों ने मौसम को लेकर मेरी चिंता बढ़ा दी। गांव के अगल बगल सीढ़ी नुमा खेत थे जिनमें हल्की हल्की बर्फ पड़ी हुई थी। सुबह 9 बजे के लगभग हम सांकरी से निकल पड़े। ट्रैकिंग की शुरुआत हमने बहुत जोश के साथ की। रास्ता चढ़ाई का था और अभी हमारा शरीर ऊंचाई का अभ्यस्त नहीं था, जिस कारण थोड़ा चलने पर ही सांस फूल जाती थी। जितने ऊंचे देवदार के पेड़ और हिमालय के बर्फीले शिखर थे, उससे भी कहीं अधिक ऊंचे आत्मविश्वास के साथ हम धीरे धीरे अपनी मंजिल, जो कि जूडा का तालाब थी, की तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ा और आगे चलने पर बर्फ से ढका हुआ एक रास्ता मिला। पूछने पर पता चला कि अब आगे पूरे रास्ते में बर्फ ही बर्फ मिलेगी। हम बर्फ की उम्मीद तो कर रहे थे, लेकिन इतनी जल्दी हमें बर्फ में ट्रैकिंग करनी पड़ेगी ऐसा मैंने नहीं सोचा था। बर्फ पिघलकर मिट्टी में पानी मिलने से जगह जगह कीचड़ बन गया था, जिसमें चलते हुए पैर धंस जाते थे और ग्रिप बनाने के लिए जूतों के नीचे बने ग्रूव्स में से कीचड़ को साफ करना पड़ रहा था। अगर ऐसा ना करें तो अच्छी से अच्छी कंपनी का जूता भी बर्फ में ग्रिप नहीं बना पाएगा। हरे हरे जंगल, लाल भूरी जमीन और उस पे पड़ी सफेद बर्फ। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति ने अपनी संपूर्ण छटा यहीं पर बिखेर दी थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर हम चाय, मैगी और ऑमलेट खाने के लिए एक ढाबे पर रुके, जिसका नाम था बांसुरी वाला ढाबा। ढाबे वाले भैया बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे और उनकी बांसुरी की आवाज़ ने पूरे माहौल में संगीत के सुर घोल दिए। ढाबे में हमने अपने ट्रैकिंग बैग्स रख दिए। खाने में ऑप्शंस तो बहुत थे, मगर मैंने मैगी और ऑमलेट के साथ कॉफ़ी ली। मौसम धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। हवा बहुत तेज़ चल रही थी और हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो रही थी। उस बर्फबारी की ठंड हम यहाँ पर भी महसूस कर रहे थे। ढाबे पर मैगी और ऑमलेट खाते हुए हमने नज़ारों का अच्छा आनंद लिया और अपने शरीर को आगे की यात्रा के लिए तैयार किया। नीचे ढलान पर कुछ घोड़े चल रहे थे, जिन्हें देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। ट्रैकिंग करते हुए टीम मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत आवश्यक है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सपोर्ट करता है। मेरी टीम इस लिहाज से परफेक्ट थी और हम सभी एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे, जिससे ट्रैकिंग में और ज़्यादा आनंद आ रहा था। थोड़ी देर और ट्रैकिंग करने के बाद हम लोग एक खुले मैदान में पहुंच गए। मैदान में कहीं कहीं बर्फ़ और कहीं ठंड से भूरी पड़ चुकी घास थी। तस्वीरें खींचने के लिए यह जगह एकदम परफेक्ट थी। हमने जी भरकर तस्वीरें खींची और थोड़ा सुस्ताने के बाद फिर आगे चल पड़े। नज़ारों के मामले में ये ट्रैक बहुत ही शानदार है। हर मोड़ पे ऐसा लगता है कि कुछ देर के लिए रुक जाएं।
और कुछ तस्वीरें खींच लें। ऐसा हम बार बार करते भी थे, जिसकी वजह से हमारा ट्रैक लीडर नाराज़ हो रहा था। हमारे ट्रैक लीडर को जूडा का तालाब, जो कि आज का बेस कैंप था, पर पहुंचने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि उन्हें वहां पर जाके टेंट सेटअप करना था और हमारे लिए खाना भी बनाना था। लेकिन हम इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रुक रुक के नज़ारों का भरपूर आनंद ले रहे थे। लगभग 45 मिनट और ट्रैकिंग करने के बाद हम लोग जूडा का ताल बेस कैंप पहुंच गए। आज के लिए यही हमारा घर था और हमें यहीं पर रुकना था। यह पहली बार था जब मैं किसी जमी हुई झील को देख रहा था। इससे पहले मैंने सिर्फ कश्मीर की डल झील को ही जमे हुए देखा था, और वो भी टीवी पर। झील उतनी बड़ी तो नहीं थी, मगर खूबसूरती के मामले में उससे कुछ कम भी नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार इस स्थान पर घूमते हुए भगवान शिव की जटाओं से पानी की एक बूंद जमीन पर गिर पड़ी, और जहां वह बूंद गिरी वहां पर आज यह झील है। जूडा अर्थात बाल और तालाब मतलब पानी, इस वजह से इसका यह नाम पड़ा, जूडा का तालाब। कहानी यहीं पर खत्म होती है। तीसरे पार्ट में मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगा और आप सभी को अपने साथ लेकर चलूंगा केदारकंठा बेस कैंप। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।